शूद्र मुंशी प्रेमचंद की कहानी। आज अपने इस वीडियो में हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी का भाग 1। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उसे सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाट छोकती, यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा था, बेटी कुंवारी, घर में और कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इनका गुजर कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अनाज मयस्स नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया। अब तक जीवित थी। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उनका क्षेत्र नहीं होता। इसीलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा भी डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसता बोलता नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही ना थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई ना कोई रहस्य है, कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती, कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुल रही थी। उधर सुंदरी का मुख छवि दिनों दिन निहरता जा रहा था, कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था, गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों को खूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया, लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव में बजाज के कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यही रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 से 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी की ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपने बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने ना बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मंगरू, क्या बात है, तो खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा ना गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौके पर उठ आया, मिर्जाई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर वहां से चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या से पाया है, वह मुझे सदा के लिए छोड़े जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया। अब गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंग के कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी से धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठी रहती थी। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी।
उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ था? वह किसकी बातें करती? अब उसके पति भी था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही न होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरी कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़े रहता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाने ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्र क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं ना, गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता न ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी ना रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम ना मानेंगे, तुझसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है, वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाते पति, मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उसे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, ना जाने वह कैसे हो गए होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है। देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूँगी नहीं, फिर पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा भी था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो तुम्हारी। तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाँह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया कि नहीं? कैसे ना बुलाते? मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती, तो तुम आप दौड़े आते। तब करते से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते। तुम कैसे ना आते? वह धरती बार बार उद्विग्न होकर ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी ही बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश ना पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा। शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी? बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होगी। अब उन्हें घर का सारा काम अब आप ही करना पड़ेगा। ना जाने बकरियों को चराने ले जाती है या नहीं। बेचारी दिन भर में करती होगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी। मेरे साथ बहुत सा आसपास होगा। सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और करता के मन में कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में 50 होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुँच गई। एक विशाल भवन था। आहत साफ सुथरा, साइबानों के फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगे। विस्मय, आनंद और आशा से उससे अपनी सुधि न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है।
किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ ना रहे हो। सीढ़ियों पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूँगी? भगवान करे वह पड़े सोते रहे, तब मैं जगाऊंगी। और वह मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मंगरू मंगरू, यहाँ भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार पूरियाँ खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेम उल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाकर बर्तन को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवार में आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरव युक्त आनंद ना प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई। मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी ना ले सकते थे? कोई बात होगी, तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ते उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े पापा आए। गौरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी से बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोले वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए हैं। उन्होंने साहब के साथ बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। वह जहाज हमारे देश के और भी बहुत सारे लोग होंगे, इसीलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुँचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन में कम ना लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ न होगी।